फुल इन पैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कमांडर्स से बातचीत की है। बातचीत में पीएम ने जवानों के शौर्य की तारीफ की। आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर भी लंबी चर्चा हुई। बातचीत में रक्षा मंत्री, डिफेंस सचिव और डीआरडीओ चेयरमैन भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने हाई ऑल्टीट्यूड पर तैयारियों की जानकारी दी। बहुत अहमियत रखती है ये कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कमांडर्स के साथ बैठक की, बातचीत की। हाई ऑल्टीट्यूड पर किस तरह की तैयारियां हैं उसके बारे में जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जवानों के शौर्य की तारीफ की। आत्मनिर्भर भारत की रणनीति पर लंबी चर्चा हुई। हम कैसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस पर लंबी चर्चा की गई। इस बातचीत में रक्षा मंत्री, डिफेंस सचिव और डीआरडीओ चेयरमैन भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें सभी कमांडर्स के साथ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई। लंबी बातचीत चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सभी कमांडर्स से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई ऑल्टीट्यूड पर क्या तैयारियां हैं भारत की उसके बारे में जायजा लिया, लेकिन साथ ही आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में उसके बारे में चर्चा की गई। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के शौर्य की तारीफ भी की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री, डिफेंस सचिव और डीआरडीओ के प्रमुख भी शामिल थे। भारत के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं एलओसी पर, एलएसी पर, और उसको लेकर इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद होना और चर्चा करना उन तमाम मुद्दों पर जो अहमियत रखते हैं भारत की सेना के लिए, भारत की सुरक्षा के मद्देनजर बहुत अहमियत रखता है। हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चर्चा की है कमांडर्स के साथ, और क्या हर पहलू के बारे में जानने की कोशिश की है जो भी हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो एलएसी से जुड़े हों या एलओसी से जुड़े हों या भीतर जो सेना है उसकी जरूरतों से जुड़े हों? बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, आपको याद होगा कि जब इस कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी तो इसका सबसे मूलभूत मोटिव था या फिर इसका जो एम था वो था ज्वाइंटनेस। कैसे तीनों कमांडर्स को, ऑपरेशनल कमांडर्स को एक साथ जोड़कर उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए और इसके बारे में चर्चा से सीधे प्रधानमंत्री मोदी करे। और अब ये ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने सबसे बड़ा चैलेंज, आप कह सकते हैं कि एक पूरे 10 साल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को फेस किया था। और अभी ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप लेवल के ऑपरेशनल कमांडर से बात की, बल्कि वहां पर मौजूद थे वो जेसीओ और जॉइंट और जूनियर ऑफिसर्स जो लगातार ऐसे इलाकों में बने होते हैं या फिर वहां पर जवानों के साथ होते हैं, उनको कमांड करते हैं, तो उनसे भी उन्होंने बातचीत की। और ये लंबी बातचीत के दौरान खुद रक्षा मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चीफ भी मौजूद थे। यानी अगर ऑपरेशनल कमांडर्स की तरफ से कोई रिव्यू आता है, कोई सजेशन आता है, तो भारत आत्मनिर्भर स्कीम के तहत उस पर क्या काम कर सकता है, इसको लेकर भी लंबी चर्चाएं की गई है। सुमेरा जी हाँ, तो लंबी चर्चा की गई है आत्मनिर्भर कैसे भारत बन सकता है, जो जरूरतें हैं भारत की रक्षा क्षेत्र में उनको कैसे पूरा कर सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ा मिशन है जिसके तहत काम किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर, लेकिन इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, आइए उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इसके अलावा विष्णु प्रकाश जी मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं, बहुत स्वागत। राम कृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कासवर कलासरा भी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सचिन पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से। सबसे पहले सचिन के पास चलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ही इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। सचिन, क्या और जानकारी मिली है इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के सिलसिले में और वहां जो उनकी चर्चा हुई उसके सिलसिले में? सुमेरा, जिस तरीके से ये 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो देश की अंदरूनी और बाहरी जो मतलब सरहदी सुरक्षा है उसको लेकर के ये बैठक में जो चर्चाएं वो चर्चाएं होती हैं। तीनों सेनाओं के जो कमांडर्स हैं वो कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं और
3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से LAC और LOC पे जो स्थिति रही है, खासकर LAC की जो स्थिति पिछले 9 महीनों में हमने देखी है, वो पूर्वी लद्दाख की डिसएंगेजमेंट की जो पूरी स्थिति रही उसको लेकर के और उसके आने वाले परिणामों को देखते हुए, आने वाली स्थितियों को देखते हुए, संभावनाओं को देखते हुए, सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर ये जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं इन 3 दिनों के दौरान हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधन किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया है। पहली बार JCO और जवान जो हैं वो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है और वहाँ के जो कन्फ्रंटेशन जब होती है जब सरहदों पर, तब LAC और LOC पे जिस तरीके की उनकी जो वहाँ पर उनका जो रोल रहा है, जो रोल उन्होंने अदा किया है, उसको लेकर के और जो दमखम हमारी सेना सरहद पर दिखाती है, उनका जो अदम्य साहस पिछले कुछ समय में हमने देखा है LAC पर भी, तो उन सारी उन सब पर चर्चा। बहुत शुक्रिया सचिन। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मेजर जनरल GG द्विवेदी मौजूद हैं। द्विवेदी जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और पहली बार जो अभी सचिन भी बता रहे थे, जो सुमित भी बता रहे थे कि यहाँ पर JCO वो लोग जो तैनात रहते हैं, फ्रंट लाइन में तैनात रहते हैं और सामने से उनके सामने सब कुछ गुजरता है, किस तरह से दुश्मन का सामना करना है, वो भी इसमें शिरकत कर रहे थे। तो ये जो बदलाव है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखो शुमेरा, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये साल में 2 बार होती है। इसको हम कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं और ये बहुत ही सबसे ऊंचे लेवल की एक देश की जो सुरक्षा है उसका रिव्यू किया जाता है और ये प्रधानमंत्री है इसमें संबोधित करते हैं। इसमें पूरे अपने आर्मी चीफ होते हैं और डिफेंस सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक भी होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। तो कहने की बात यह है कि इस जो सुरक्षा कॉन्फ्रेंस है इसमें बहुत उच्च लेवल के जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन होती है। क्या इस अभी हालात कैसे हैं, हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसमें कोई बदलाव लाना चाहिए, हमारी मॉडर्नाइजेशन कैसी चल रही है, इन सब पर एक विचार किया जाता है। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सुरक्षा का मामला है ये बहुत ही तनावपूर्ण है और मैं खुद ऐसी कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी अटेंड कर चुका हूँ। तो इसमें नई रणनीति क्या है उस पर सोच विचार होता है और नए हथियार क्या आएंगे, हमारे पड़ोसी देशों का क्या रवैया है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे हमें जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए हर समय तैयार रहना है, इस सब पर चर्चा होती है। एक पॉइंट आपने लिया था कि इसमें पहली बार JCO ऑफिसर भी शामिल हुए, ये एक नई शुरुआत है और ये भी अच्छी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने सबसे नीचे लेवल के जो जवान है JCO है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा संदेश भी है इसमें, एक बड़ा संदेश भी है। हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं, जो सर आप बता रहे हैं कि कितनी अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस की, तो क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां मौजूद होना और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्यों अहमियत रखती है, आइए ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस होती है ये साल में 2 बार होती है। इसी के बारे में आइए जानकारी देते हैं कि दरअसल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कमांडर कॉन्फ्रेंस क्यों अहमियत रखती है। ये जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है साल में 2 बार होती है और इसमें तमाम जो कमांडर्स हैं वो मौजूद रहते हैं, साथ ही रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद रहते हैं। पहली बार तीनों सेनाओं के JCO और जवान लेकिन शामिल हुए हैं, तो इस बार ये एक अलग तरह की पहल जरूर की गई है। कॉन्फ्रेंस में जॉइंट कमीशन्ड ऑफिसर्स भी शामिल हैं। ये जो इस बार कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है वो बता रहे हैं। पहली बार अधिकारियों के साथ जवानों का फेस टू फेस सेशन भी हुआ, यानी अधिकारी और जवान आमने सामने रहे और उनके बीच में भी एक सेशन हुआ, उनके बीच में भी चर्चा हुई। सेना की ऑपरेशनल तैयारियों पर मंथन किया गया, ये हमेशा किया जाता है, इस बार भी किया गया है। LAC और LOC की तैयारियों की समीक्षा की गई है। ये समीक्षा की गई है कि हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास चुनौती LOC पर भी है और LAC पर भी है। डिफेंस में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और ये नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, एक बड़ा पॉइंट रहा है जिस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा भी रहा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा का। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो भारत के पड़ोसी देश से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में इमरान सरकार का संकट फिलहाल टल गया है। इमरान खान ने संसद में विश्वास मत जीत लिया है। 178 वोटों के साथ इमरान ने संसद में बहुमत हासिल किया। सेनेट चुनाव में हार के बाद इमरान सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन इस खतरे से पार पा लिया है इमरान सरकार ने। 178 उन्हें वोट मिले और बहुमत हासिल कर लिया। उन्होंने 6 वोट से वो जीते। विपक्ष मौजूद नहीं था क्योंकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया।
तो समर्थन में 178 वोट थे और विरोध में कुछ नहीं, क्योंकि यहां से जो विपक्ष के नेता थे वो मौजूद नहीं थे उसके दौरान जब ये विश्वास मत हासिल किया इमरान खान ने। लेकिन इमरान सरकार पर जो ये खतरे के बादल मंडरा रहे थे, इसकी वजह से किस तरह के हालात वहां पर बने वो आइए बताते थे। देखिए, इमरान सरकार को क्या मिला है, 178 का समर्थन मिला है, विरोध में कोई वोट नहीं है क्योंकि जो विपक्ष था वो वहां मौजूद नहीं था, विपक्ष वॉकआउट कर दिया, विपक्ष के नेताओं के साथ बहुत बदसलूकी भी हुई संसद में दाखिल होने से पहले। ये सब हंगामा हुआ आज ये विश्वास मत हासिल करने से पहले। लेकिन आपको बता दें कि विश्वास मत हासिल कर लिया तो फिलहाल खतरे के बादल जरूर छट गए हैं इमरान सरकार के लिए। इमरान का संकट फिलहाल टल चुका है। हम ग्राफिक्स के जरिए भी दरअसल आपको ये बताते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। सदन में विश्वास मत के समर्थन में 178 वोट मिले हैं इमरान सरकार को। इमरान सरकार को जो विश्वास मत मिला है, विश्वास मत के लिए उन्हें 172 वोट की जरूरत थी, उन्हें इससे 6 वोट ज्यादा मिले हैं। इमरान सरकार को बहुमत के आंकड़े से 6 वोट ज्यादा मिले। विपक्ष ने विश्वास मत का बहिष्कार किया, वो मौजूद नहीं थे संसद में उस समय जबकि विश्वास मत हासिल कर रहे थे इमरान सरकार। ये संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बहुत हंगामा भी हुआ, संसद के बाहर बदसलूकी भी की गई विपक्ष के नेताओं के साथ। ये सब कुछ हुआ इमरान सरकार के बहुमत हासिल करने से पहले। लेकिन दरअसल स्वेच्छा से विश्वास मत का सामना करने वाले इमरान खान दूसरे ही प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान में अपनी इच्छा से विश्वास मत का सामना करने वाले इमरान दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 1993 में नवाज शरीफ ने अपनी स्वेच्छा से विश्वास मत का सामना किया था और इससे पहले संविधान के 8वें संशोधन के तहत सभी प्रधानमंत्रियों ने विश्वास मत का सामना किया। तो नवाज शरीफ के बाद इमरान खान वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से विश्वास मत हासिल करने के लिए इच्छा जाहिर की और विश्वास मत हासिल कर लिया। हमारे साथ जावेद गफ्फारी जुड़े हुए पाकिस्तान से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जावेद गफ्फारी साहब, इमरान खान ने ये जो बहुमत का आंकड़ा था वो तो हासिल कर लिया, लेकिन उनके लिए क्या राह आसान हो गई? क्योंकि उनकी राह की जो मुश्किलें हैं वो लग नहीं रहा है कि अभी भी खत्म हुई हैं। सुमेरा खान, शुक्रिया, आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग सवाल करते हैं और उसके बाद जवाब भी सुनते हैं। टीवी 9 का ये बाकायदा तौर पे एक अच्छा विचार है। अब बात की जाए इमरान खान की, तो इमरान खान को पहले भी परेशानी नहीं थी, बाद में भी परेशानी नहीं थी, और अगर सेनेट के इलेक्शन की बात की जाए तो 2 सीटें थी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और एक यानी कि इमरान खान जीते थे, और दूसरी जो सीट थी वो इम्पोर्टेंट जरूर थी लेकिन वो हार गए थे। उसकी रीजन क्या थी कि उसके मुकाबले में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी खड़े थे उस सीट के ऊपर। अब उसके अंदर धांधली हुई, करप्शन हुआ, पैसा चला, जो भी चला, इमरान खान ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं जरूर एतमाद का वोट लूं। अगर एतमाद का वोट ले लेता हूं, मैं कामयाब हो गया, तो इसका मतलब है वो धांधली ही थी, करप्शन ही था, वो पैसा। जावेद गफ्फारी साहब, देखिए आप हमेशा ऐसा करते हैं, हम हमेशा आपका जवाब सुनते हैं लेकिन आप जवाब को ऐसे घुमा देते हैं जो लगता है कि वो मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा नहीं था, कोई भी प्रधानमंत्री, कहीं का भी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री, अगर उस पर कोई खतरा नहीं मंडराएगा तो वो जाकर विश्वास मत क्यों हासिल करेगा? खतरा मंडरा रहा था, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके 16 सांसद बिक गए हैं। ये उन्होंने खुद ही कहा ना, टेलीकास्ट में बताया ना, 16 सांसद बिक गए हैं। तो उसके बाद जाकर उन्होंने विश्वास मत हासिल किया, तो खतरा तो था। उन्होंने मुलाकात की कमर जावेद बाजवा से, क्यों मुलाकात की? ये सब कुछ हुआ इसी वजह से क्योंकि खतरा था। तो ये स्वीकार करिए पहले कि खतरा था, अब आगे बात सुने। मेरा जो कद है ना वो है 5 फुट 11 इंच। मैं क्या, मुझे अगर तैराकी नहीं आती तो मैं 10 फुट वाले में चला जाऊंगा। मैं तब जाऊंगा जब मुझे तैराकी आती आएगी। अब इमरान खान को पता था कि वो जीतेंगे, कौन ऐसा करता है? मुझे बताएं, सुसाइड तो नहीं करनी किसी ने। अगर इमरान खान को पता होता, अगर खतरा मंडला रहा, तो वो कहता मैं क्यों करूं, मैं नहीं करता, क्योंकि उसने खुद कहा, ऑब्वियसली अपोजिशन का होना था, प्रेशर डालना था, जोर जबरदस्ती होनी थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पहले कहे, इससे पहले मैं खुद करता हूं। अगर इमरान खान को तैराकी ना आती तो वो 10 फुट के उसमें ना जाते। यकीन था उन्हें विश्वास मत मिल जाएगा, इसी वजह से वो गए उस मैदान में उतरने के लिए। कसवर हमारे साथ मौजूद है। कसवर, क्या यही है, क्या खतरे के बादल पूरी तरह से छट गए इमरान सरकार के ऊपर से? क्योंकि अभी भी फजलुर रहमान जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो कभी चीन की बात करते हैं, कभी अमेरिका की बात करते हैं, वहां के निजाम की बात करते हैं, पाकिस्तान के निजाम की बात नहीं करते। तो इमरान खान के ऊपर से खतरे के बादल क्या छट गए हैं पूरी तरह से? नहीं, सुबैरा, कहानी ये नहीं है कि उनके ऊपर लटकती तलवार अभी मौजूद है। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि आज का जो ये तो अंडरस्टूड था कि आज उन्होंने जो कॉन्फिडेंस उनको मिलना था वो तो मिलना ही था, इनके पास मेजॉरिटी थी। लेकिन असल खतरा जो है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वो है जब सेनेट के
चेयरमैन का चुनाव होगा, वहां पर होगा दमादम मस्जिद के अंदर। असल स्ट्रेंथ जो है इमरान खान को आज के दिन का तो खौफ था ही नहीं। ये इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जो असल है वो मेरे ख्याल में 12 मार्च को इलेक्शन है इसका सेनेट का, जिसके चुनाव हुए थे, और उसके जब इसकी बारी आएगी सेनेट के चेयरमैन की, तो मेरा ख्याल है कि पीडीएम बड़ा सख्त और बड़ा इंतहाई टफ किस्म का उसको वो मिलने वाला है। और मेरा ख्याल ये है कि हो सकता है कि इमरान खान शायद अगले जो खतरा इस वक्त लटकती तलवार है, अगला जो इनका इम्तिहान है शायद उसमें पास ना हो सके। लेकिन बहरहाल ये है बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। कसवर आपके पास वापस आएंगे, ये भी बता देते हैं, इस पर बात करेंगे जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि यही मैं जानना चाह रही थी जो जिससे इधर उधर घुमाते रहे लगातार जावेद गफ्फारी साहब। इस पर मैं विष्णु प्रकाश जी से भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि वोटिंग के दौरान सदन में तनाव में दिखे इमरान खान। संसद में लगातार तस्बीह पढ़ते रहे इमरान खान। विश्वास मत हासिल करने के बाद सहयोगियों को शुक्रिया किया इमरान खान ने, और सदन में समर्थन के लिए इमरान ने सहयोगी पार्टियों का भी आभार जताया। लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है, इमरान खान के सर से क्या जो खतरे की तलवार लटकी हुई है वो पूरी तरह से टल गई है, या आज उन्हें बस एक राहत मिली है जो बहुमत उन्होंने आज हासिल किया, विश्वास मत हासिल किया है। ग्राफिक्स के जरिए भी आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इमरान के लिए क्यों जरूरी था ये विश्वास मत हासिल करना। इमरान खान के लिए जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि उनके लिए स्थिति इस तरह की बन गई थी जहां उन्हें विपक्ष को जवाब देना था, विपक्ष उन्हें घेर रहा था। सेनेट चुनाव में इमरान के वित्त मंत्री अब्दुल हाफिज की हार हो गई थी, उनके बड़े नेता, उनके बड़े मंत्री, वित्त मंत्री की हार हो गई थी। इमरान की पार्टी के 8 सांसदों ने बगावत की थी, क्योंकि उनके अपने पार्टी के सांसदों ने बगावत कर दी, जिसे खुद इमरान खान ने स्वीकार किया। वित्त मंत्री की हार के बाद विपक्ष ने इमरान पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जिसके बाद इमरान खान के लिए यह जरूरी हो गया था कि वो ये विश्वास मत हासिल करें। विपक्ष ने कहा कि सदन में इमरान खान ने बहुमत खो दिया है, और इसी वजह से इमरान खान ने ये चैलेंज स्वीकार किया और विपक्ष के सामने जवाब देने के लिए इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया, जो आज उन्होंने हासिल भी कर लिया है। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में इमरान खान ने ये विश्वास मत हासिल किया है आज। इसी पर बात करने के लिए आइए हमारे साथ जो बाकी मेहमान मौजूद है उनसे इस पर चर्चा करते हैं। विष्णु प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि ये जो अभी कसवर भी कह रहे थे कि खतरा टला नहीं है इमरान खान पर, क्या खतरा अभी भी पूरी तरह से बरकरार है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो पीडीएम है वो पूरी ताकत के साथ इमरान खान को हर वक्त घेरने के लिए तैयार है, और अभी सेनेट की चुनौती उनके सामने है। बिल्कुल है जी, और इमरान खान साहब के ऊपर इतना ही राजनीतिक खतरा है जितना कि इनकी आर्थिक स्थिति पे खतरा है, इनकी रिश्तों पे खतरा है, इनकी छवि पे खतरा है। इमरान खान चुने हुए नेता हैं, पर चुने हुए अवाम से नहीं हैं, चुने हुए आर्मी से हैं। तो जब तक उनको आर्मी का समर्थ है तब तक चलेंगे। पर दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि ये अपने आप को रणनीतिज्ञ समझते थे, और इन्होंने जो सबसे बड़े हिमायती थे इनके चीन के बाद, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इजिप्ट से, सबके साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं। तो आर्थिक स्थिति खराब है, राजनीतिक स्थिति खराब है, पीडीएम इनके पीछे पड़ा हुआ है, करप्शन के केस हैं। तो इनकी स्थिति गंभीर है और गंभीर ही रहेगी। दिन प्रतिदिन ये लगता है कि मुश्किलातों में बढ़ती जाएंगी। जी जावेद गफ्फारी साहब, इस पर क्या कहेंगे आप कि ये सिर्फ इंटरनल चुनौतियां नहीं है इमरान खान के सामने, एक्सटर्नल चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। कब तक बरकरार रहेगा सेना का हाथ, कब तक सेना का आशीर्वाद बरकरार रहेगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे अरमान जिस पे निकले पता नहीं वो फिर भी कम निकले, कोई इस तरह का शेर है। आप लोगों की ख्वाहिश है, आप लोगों की ख्वाहिश शुरू से है कि इमरान खान 6 महीने नहीं निकालेंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। आप लोगों की ख्वाहिश है साल नहीं निकालेंगे, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी ना हुई। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन जिन की ये ख्वाहिश है। आप तो 11 पार्टियां पीडीएम गिनते हैं, मैं उसके अंदर इंडिया भी शामिल करता हूँ। 12 पार्टियां इमरान खान का मुकाबला करने वाली। इमरान खान ने उस दिन जावेद गफ्फारी साहब, हिंदुस्तान की हमेशा सिर्फ एक ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, जो भी हो सरकार हो और स्टेबल हो। अगर वो स्टेबल सरकार होगी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार होगी और लोकतंत्र की वहां बहाली होगी, तो पूरे खित्ते के लिए अच्छा होगा, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, आपके अपने लिए अच्छा होगा। हिंदुस्तान की सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, कोई नहीं चाहता इमरान खान रहे या जाए। तो ये समझाएं कि वो 5 जगहों से जीता था, वो एमएनए जो बना था ना, वो 5 जगहों से एमएनए इलेक्ट हुआ था। उसके बाद उसकी पार्टी का चेयरमैन है वो इमरान खान। वो ये नहीं कि 10वें नंबर का बंदा था उसको आर्मी ने उठाया और पहले नंबर पे बिठा दिया।
22 साल से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कोई नया नहीं आया। नंबर 2, आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को चुना है आर्मी ने। आर्मी कैसे चुन सकती है किसी को? अगर उसकी पार्टी ना जीती तो आर्मी कैसे उसको पीएम बना सकती है? फिर आप कह रहे हैं कि अगर आर्मी ने उसको चुना है तो किसके दम है? पाकिस्तान के अंदर तो खासतौर पे किसी का नहीं है तो उसका कोई चेयरमैन सेनेट हटा सके। वो कैसे हट जाएगा? वो नहीं हटेगा। पहले भी चेयरमैन सेनेट। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है, आपने अपनी बात रखी। रामकृपाल जी जरा रोशनी डालिए। जावेद गफ्फारी साहब जाहिर सी बातें नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठे हैं, हिमायत ही करेंगे वहां पर जो कुछ हो रहा है उसका, लेकिन इमरान खान के ऊपर खतरा किस तरह का, और इमरान खान स्टेबल गवर्नमेंट क्या दे सकते हैं आगे? सुमेरा जी, आपने एक सवाल पूछा था, मैं समझता हूँ कि वो सवाल नहीं, वही पाकिस्तान के वो मतलब जो मौजूदा संकट या जो भी कह लें उसका जवाब है। आपने कहा था कि जरूरत क्या पड़ी। जब कोई आदमी बिना पूछे ये कहना शुरू कर दे कि सुनिए जी सुनिए, मैं बहुत ईमानदार हूँ और बहुत लोकप्रिय हूँ, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ में है ये आदमी। तो जिस तरह से आज जो लोग अभी पाकिस्तान इमरान खान की बड़ी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया की तो ख्वाहिश रही है, या हमारी ख्वाहिश कभी भी न पूरी हो, पाकिस्तान की जनता की जो ख्वाहिश रही है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है ये पूरी दुनिया जानती है। हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। रोज पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के आज जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो विदेश नीति के स्तर पर हो, चाहे वो वहाँ की महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह का ये पिछड़ापन है, आप बताइए ना, हम और पाकिस्तान यानी भारत पाकिस्तान एक ही साथ एक ही थाली के हम लोग खाते थे और आज किन्हीं कारणों से अलग हुए। एक ही साथ आज़ादी मिली है और आज आप देख लीजिए कि दुनिया में हिंदुस्तान कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। हमारी बात पर भरोसा ना हो कि हम चाहते हैं कि आप रहें, लेकिन मोदी जी ने एक बात कही थी कि आपस की दुश्मनी से क्या हासिल हुआ ये तो सोचो। अरे चलो गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं यार। आज जो पाकिस्तान की हालत है, आप बताइए पिछले 6 सालों में जब से इमरान खान आए हैं, आप बताइए, आप अमेरिका से लेकर के सऊदी अरब बाकी जगहों पर आप बताइए आपने कुछ पाया है या खोया है? आप खुद देख लीजिए। और तस्वीरें अगर आप ऑनेस्टली, अगर आप ईमानदारी के साथ विश्लेषण करेंगे तो जो बातें रामकृपाल जी कह रहे हैं, जान लीजिए उस पर आप देश के लोकतंत्र में हार चुके हैं। जावेद गफ्फारी जवाब देना चाहते हैं। जावेद गफ्फारी, आपको सुमित भी कोई जवाब देना चाहते हैं? पहले सुमित का भी जवाब ले लेते हैं, फिर जावेद गफ्फारी का जवाब लेंगे। रामकृपाल जी ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आप सबकी बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है? पीडीएम की रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही है, वो यही कह रहे हैं ना इमरान खान को बाहर निकालो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? सुमित, आप भी संक्षेप में सवाल कुछ शायद पूछना चाहते थे, जावेद गफ्फारी को जवाब देना चाहते थे। सुमेरा, गफ्फारी साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज से पहले पूछिए कि सरकारें पाकिस्तान में क्या भारत ने ही गिराई है? परवेज मुशर्रफ की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे इससे पहले की जितनी सरकारें आप ले लीजिए, पाकिस्तान में सबको गिराने का काम पाकिस्तान आर्मी ही करती रही है। और अभी भी बात यही कही जा रही है कि जो सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है वहां के इमरान खान, वो लगातार वीक पड़ रहे हैं और यही वजह है कि आर्मी का सपोर्ट भी उनसे लगातार खिसकता जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान उन्हीं की पार्टी या फिर किसी और नुमाइंदे को लाकर बैठाना चाहती है। और यही हताशा इमरान खान के भाषण में या स्टेटमेंट में उस दिन नजर भी आई, जब अपने आप को ये कबूल करते रहे कि कैसे उनके देश में करप्शन है, और ये भी कबूल करते रहे कि कैसे वहां की पार्लियामेंट, जिनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, वो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं और वो वहां पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। जावेद गफ्फारी जवाब देना चाहते हैं इस पर। जावेद गफ्फारी साहब, सरकारें गिराई भी आपकी सेना ने है और बैठाई भी, लोगों को बैठाया भी सत्ता में आपके यहाँ की सेना नहीं है। सुमित, आप कह रहे हैं कि गिराई जो है वो आर्मी ने गिराई है। अब अगर आर्मी आपके मुताबिक बिठाया है तो आपको तो तकलीफ होगी कि उसको गिराना है। आप ये चाह रहे हैं। रामपाल को बता दीजिए कि इमरान खान को आए हुए 6 साल नहीं हुए, 2.5 साल हुए हैं। 6 साल वाले नरेंद्र मोदी हैं, उनकी गफ्फारी साहब तय कर लीजिए। गफ्फारी साहब
गफारी साहब तय कर लीजिए कि वहां पर कौन सा रूल है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जब आप पहले बात कर रहे थे, जमहूरियत की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, अब आप खुद ही मान रहे हैं कि वहां पर आर्मी का रूल चलता है। तो कोई हटा ही नहीं सकता कि कहां पर कौन सा रूल चलता है। सुमित, वो ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि सेना जो कह देती है वही आखिरी शब्द होता है। अगर सेना चाहती है कि इमरान खान रहे तो रहेंगे, सेना नहीं चाहती है ना रहे तो नहीं रहेंगे, ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं सुमित, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आपकी बात को सेकंड किया, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आर्मी वो करती थी, मैं अपने अल्फाज नहीं डाल रहा हूं, मैं आपसे सीधे तौर, आप ही ने बात कही गफारी साहब, आप ही लगातार बात कह रहे थे कि लोकतंत्र है, जमहूरियत, और अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया 2 मिनट पहले कि वहां पे आर्मी ही डिसाइड करती है, और आर्मी ने अगर डिसाइड कर लिया तो उनको नहीं हटा सकते। तो आप तो खुद अंदरूनी बातें पाकिस्तान की अपने आप हमारे टेलीविजन चैनल पे बता रहे हैं, हालांकि ये बातें दुनिया जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जावेद गफ्फारी साहब, ये कौन से मुल्क में होता है जब आपके संसद के भीतर कोई संकट पैदा हो, सरकार पर कोई संकट आए, तो प्रधानमंत्री सीधे सबसे पहले आर्मी चीफ से मिलने के लिए जाए? अगर उन्हें विश्वास मत हासिल करना था तो वो सबसे पहले कमर जावेद बाजवा से मिलने क्यों गए थे, और वहां पर आईएसआई चीफ क्यों बैठे हुए थे? क्या जरूरत थी उनको ऐसा करने की? वो अपने सांसदों से, अपने पार्टी के साथ राय मशवरा करते, लेकिन वो सबसे पहले आर्मी चीफ के पास गए ना, वो सबसे पहले आईएसआई चीफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसकी क्या जरूरत थी? उनका समर्थन चाहिए ना। आर्मी चीफ से मिले हैं ना, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ से मिले हैं, वो कौन सा रा के चीफ से मिले हैं कि इतनी तकलीफ हो रही है आप लोगों को? मिलेंगे तो उनका रोल स्वीकार करिए ना, तकलीफ किसी को नहीं है, आप स्वीकार करिए कि उनका रोल है इमरान खान को बचाने में भी और हटाने में भी। चलिए अगली बड़ी खबर ले लेते हैं। आप रुक जाइए, वापस आपके पास आऊंगी मैं। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष पर इमरान खान ने बड़ा हमला बोला है। भ्रष्टाचार के खुलासे से डरा हुआ है विपक्ष, कहा इमरान खान ने। नवाज शरीफ डाकू हैं, 30 साल से पाकिस्तान को लूटा है, ये कहा इमरान खान ने अपने भाषण में। दुनिया में सबसे भ्रष्ट इंसान है आसिफ जरदारी, ये भी कहा इमरान खान ने। नवाज और जरदारी ने पाकिस्तान को कर्जदार बनाया, ये भी कहा इमरान खान ने। नवाज और जरदारी ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा है, ये दावा किया इमरान खान ने। पाकिस्तान का पैसा चोरी कर जरदारी ने स्विस बैंक में छिपाया है, इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया। और सारे चोर मिलकर मुझे हटाना चाहते हैं, इमरान खान ने यह भी कहा। विपक्ष चुनाव में खरीद फरोख्त कर रहा है, यह आरोप था इमरान खान का। और एक और बड़ी खबर यह कि विश्वास मत के पहले पाकिस्तानी संसद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इमरान समर्थकों ने विपक्ष के नेताओं के साथ मारपीट तक की। इमरान समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी से मारपीट की। संसद भवन के बाहर इमरान समर्थकों के साथ उलझे शाहिद खाकन अब्बासी। और ये तस्वीरें देखिए संसद के बाहर की, उस वक्त जब जमकर मारपीट और हंगामा हुआ पाकिस्तानी संसद के बाहर। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको यह भी समझाते हैं कि विपक्ष दरअसल आरोप क्या लगा रहा है इमरान खान पर। और विपक्ष अभी भी ऐसा नहीं है कि शांत होकर बैठेगा। विपक्ष की चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं जो जिनका सामना इमरान खान को करना है। इमरान पर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, ये बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। सेना और आईएसआई के साथ मिलकर इमरान खौफ का माहौल बना रहे हैं, उनके साथ मिलकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं इमरान खान, जिससे कि खौफ पैदा हो। इमरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले सांसदों को धमका रही है सेना, यह साफ तौर पर कहा गया है विपक्ष की तरफ से। तो विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि इमरान खान सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तानी संसद के बाहर मरियम औरंगजेब से भी बदसलूकी हुई। नवाज शरीफ की पार्टी की सांसद है मरियम औरंगजेब, और उनके साथ भी बदसलूकी की गई पाकिस्तानी संसद के बाहर। इमरान समर्थकों ने मरियम औरंगजेब के साथ बदसलूकी की। ये तस्वीरें उस समय की जब मरियम औरंगजेब के साथ बदसलूकी की गई पाकिस्तानी संसद के बाहर। ये है तस्वीरें, पीएमएलएन की सांसद है मरियम औरंगजेब और उनके साथ बदसलूकी की गई पाकिस्तान में संसद के बाहर इमरान समर्थकों द्वारा। तो देखिए किस तरह से इमरान समर्थकों ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बदसलूकी की और पीएमएलएन की सांसद मरियम औरंगजेब के साथ। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और विष्णु प्रकाश जी भी हमारे साथ मौजूद है। विष्णु प्रकाश जी, ये देखिए बड़ी बात है कि इमरान खान की जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इमरान खान के जो सामने संकट है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आपको लगता है कि भी सत्ता में बरकरार रह सकते हैं वो? क्योंकि अभी तक सेना का समर्थन उनके साथ है, लेकिन ये कब तक रहेगा, ये जरूर इस वक्त चर्चा का मुद्दा है।
इमरान खान साहब तब तक सत्ता में रहेंगे जब तक सेना उनको चाहती है, और क्योंकि उन्होंने जहां भी हाथ डाला है, जो भी किया है, वो कोई ना कोई उस मुश्किलात में ही पड़े हैं। अब इमरान खान साहब की जो बात करते हैं कि वो सब, उनके अलावा सब के सब भ्रष्ट थे, सब करप्ट थे, एक मिनट के लिए मान जाते हैं। पर मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं हमारे पाकिस्तान के मेहमानों को कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा के पास $42 मिलियन मिला है, और ये तो शायद वैसे ही उनकी जेब में आ गया होगा। और इमरान खान साहब ने क्या किया, देश के हित में उनको कहा कि साहब आप बहुत अच्छा काम किया है, आप चेयरमैन बने रहिए। तो ये दिक्कत है इमरान साहब के कहने में और करने में, क्योंकि जमीन आसमान का फर्क है उनका। मेजर जनरल जी द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, ये भी जरूरी है जानना कि सेना के लिए कितना फायदेमंद है इमरान खान के साथ बने रहना, और कब तक उनके फायदे में है ये? देखो, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट है वो उनकी इशारों पर चलती है, फौज के इशारों पर, ये सबको पता है। और आपको मैं 2-3 इसके बारे में बातें बताना चाहता हूँ। जब भी इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाहर जाते हैं तो बातचीत तो उनके चीफ के साथ होती है, चाहे वो अमेरिका में जाएं या चाइना में जाएं। अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो जाता तब भी इनके चीफ जाते हैं वहाँ उनको मनाने के लिए। तो ये इनकी बिल्कुल इनका कल्चर बन चुका है कि फौज जो है वो सदा ही आगे रहती है और उनके इशारों पर गवर्नमेंट चलती है। और दूसरी बात, ये बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि देखो, ये इनकी जो गवर्नमेंट है बहुत डेट में पड़ गई है। वो चीन ने जो CPEC जो $60 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसमें इनको इतना कर्जा उठा लिया है कि ये कभी भी उस कर्जे से बाहर नहीं आएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान ने अभी नई एक रणनीति बनाई है, ये तुर्की के साथ जुड़ा है, और इसका एक ही मुद्दा है कि भारत को किस तरह वो भारत की मुखालफत करे, लेकिन उसके साथ वो चीन के साथ लेकिन द्विवेदी जी, पाकिस्तान में सत्ता बदल जाती है लेकिन सेना की जो पॉलिसी है वो अपनी जगह बरकरार रहती है। सत्ता में कोई भी आए जाए, उनकी जो नीति है या उनकी जो पॉलिसी है वो उसे उसी तरह से बरकरार रखते हैं। इस पर भी अहम मुद्दा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल POK के नागरिकों ने भारत के साथ जाने का किया है ऐलान। स्थानीय लोगों का पाकिस्तान से हो चुका है मोहभंग। पाकिस्तान के कारण हमें नहीं मिली आज़ादी, ये कहा गया है JKLF की तरफ से। JKLF ने कहा है कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाने का किया है फैसला, हम किसी भी विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे, ये JKLF की तरफ से कहा गया POK में। तो POK में इंडिया की गूंज सुनाई दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है ये पूरा मुद्दा। POK में JKLF की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। इंडिया की गूंज सुनाई दी, विभाजन को स्वीकार नहीं करते, ये तक कह दिया गया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के निवासियों ने भारत के साथ जाने का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों का पाकिस्तान के साथ मोह भंग हो चुका है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रैली के जरिए POK के कोटली में 11 फरवरी 2021 को जो आयोजित की गई थी, इस रैली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के POK क्षेत्र का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था, और वहां से कहा गया कि कश्मीर के लोगों की तरह POK के लोगों का भी पाकिस्तान से अब मोह भंग हो गया है, ये वहां से कहा गया। तो JKLF ने कहा कि पाकिस्तान के कारण आज़ादी से वंचित रहा है POK, और अब चाहता है JKLF कि भारत ने हमारी आज़ादी नहीं छीनी, ये पाकिस्तान ने किया है। ये बड़ा आरोप उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया। भारत हमारी आज़ादी की लड़ाई में मदद करने के लिए बाध्य है। 1947 में POK पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था और हम उनके कब्जे में हैं, ये बड़ी बात कही गई JKLF की तरफ से। बात करने के लिए हमारे साथ कासवर मौजूद है। कासवर, ये बड़ी बात है जो POK की तरफ में, POK में JKLF ने इसकी तरफ से इस रैली में कही गई है। मुझे तो वैसे नींद आ रही थी, मैं समझा कि शायद आपको पता नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास ऐसी इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वहाँ पे अगर मुजफ्फराबाद में या पाकिस्तान के जो कंट्रोल कश्मीर में इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो पाकिस्तान में तो इसकी चर्चा नहीं, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये वहाँ पे क्या चर्चा होगा। लेकिन क्या कसवर इस तरह का माहौल वहां बन रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से मोह भंग है वहां पर मौजूद लोगों का, क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उनको वो आज़ादी नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं कि उनको मिले? तो मेरा वहां पे इस किस्म की बातें तो नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि जिस तरह जब से इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ पर आई है,
इन्फ्लेशन का, उसके पास इन्फ्लेशन का एक तूफान आया है, कीमतें सब्जी की कहीं से कहीं चली गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, मुआशी प्लान नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई पूरे पाकिस्तान से, तो कश्मीर भी इफेक्ट हुआ है। तो इस किस्म के जो मामला है तो बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। हम इस किस्म के वहां से आवाजें उठते तो देखते रहते हैं, गुस्सा कहीं पे होता है, निकलता कौन सी चीज पे है। तो बेसिकली ये है कि इमरान खान की जो सरकार है उसके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद किसी भी किस्म का। तो ये चीजें हमने वहां से अक्सर बेहतर उठती रहती हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि वहां पे कुछ जो एंग्री मॉब होते हैं वो इस किस्म की बातें करते हो, अदरवाइज वहां पे इस किस्म की बातें हम सुनने को मिलती नहीं है। हमें पाकिस्तान के जो जाहिर सी बात है वहाँ कम ही सुनने को मिलेंगी इस तरह की बातें, जब वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान से हम के साथ से हमारा मोह भंग हुआ है और हम भारत के साथ चाहते हैं कि वो हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करे। ये वहाँ कहाँ सुनने को मिलेगा? जावेद गफ्फारी इस पर जवाब देना चाहते हैं। जावेद गफ्फारी साहब। जी हाँ, लेकिन प्लान नहीं है कोई इमरान खान के पास, ये तो कह रहे हैं कासबर ना, कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी चले मैं बात दुरुस्त मान लेता हूँ कि पूरे 5 लोगों ने कहा है कि हम इंडिया को साथ लेना चाहते हैं। तो आपको क्या पता है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जब भी कोई मरता है उसको कौन से झंडे में दफनाया जाता है? आपको पता है कि वहां पर नारा क्या लगाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वहां पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। वो नजर नहीं आता आपको? तब आपको नहीं पता चलता कि कश्मीरी क्या चाहते हैं? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो। जावेद गफ्फारी साहब, आप अपनी तरह समझते हैं कि सबको कि बिल्कुल एक लिमिटेड चश्मे से, लिमिटेड नजरिए के जरिए ही आप हर बात को सामने रखेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इमरान खान का क्या प्लान है? इमरान खान से मोह भंग पूरे पाकिस्तान का है, पीओके का भी है, इसे स्वीकार करिए। मैं कह रहा हूं, मान लेता हूं 5 लोग चाहते हैं कि वो इंडिया जाएं, तो आपको हजारों लोग नहीं नजर आते जब वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाना है? वो आवाज आपको मान रहे हैं ना? मान रहे हैं कुछ लोग तो रैली निकाल कर ये बात कह रहे हैं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, जावेद गफ्फारी साहब ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान का मोह भंग है, पीओके का क्यों नहीं होगा? वहां के तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। उनके हालात इसलिए ज़्यादा ख़राब हैं कि उनके पास जो एक सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, और जो जिस तरह के वहाँ आर्थिक हालात हैं, जिस तरह के वहाँ इग्नोरेंस है, और वो कंपेयर करते हैं, वो देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, बाकी जगह पे क्या हो रहा है, और इसलिए फ़र्क पड़ रहा है। और जो गफ्फारी साहब कह रहे हैं कि भारत में कुछ लोग खुराफात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि पैसा पाकिस्तान से आता है, पाकिस्तान के एजेंट्स उनको उकसाते हैं, और वो हम काम वो नहीं करते हैं। तो ये जब तक हकीकत नहीं देखेंगे तब तक इनकी आंखों के आगे पर्दा पड़ा रहेगा, क्योंकि ना केवल पीओके में, बलूचिस्तान में देख लीजिए, हर जगह पे देख लीजिए, इनके लोग कितने खफा हैं ये इनको पता होना चाहिए। और राम कृपाल जी, अगर तुलना की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आप जब भी जाएं, वहां पर नेताओं से बात करें, वहां स्थानीय लोगों से बात करें, जम्मू कश्मीर का हर नेता हमेशा यही कहता है, वहां के आम लोग भी ये कहते हैं कि उनका जो ह्यूमन लेवल है इंडेक्स का, डेवलपमेंट का, वो बाकी देश में, बाकी पूरे भारत में से भी बेहतर है जम्मू कश्मीर में। तो पीओके के लोग तो वो भी देखते होंगे ना कि जेएनके का क्या हालात है। देखिए, आज की दुनिया डिजिटल हो गई है। एक अनपढ़ और गरीब आदमी भी, जैसे फिल्में होती थी, वो जान सकता है कि पाकिस्तान का कराची कैसा है और हिंदुस्तान का दिल्ली या मुंबई कैसा है। और जो आंकड़े आते हैं ना, वो हमारी बात छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान के भाई लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अरे आप कोई भी आंकड़ा अपने देश में ही देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहाँ हैं? क्यों कोई पाकिस्तान में रहना चाहेगा? और कल की बात पीओके की है, आपको यह बात बता दूं, श्रीनगर में ईमानदारी की बात है, हम तो ये नहीं कहते कि भारत की बात मानो। किसी ने कहा है ना कि चाहे सोने के पिंजरे में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अरे पाकिस्तान आईने के सामने खड़ा होकर के देख ले इंटरनेशनल जो आंकड़े। जावेद गफ्फारी साहब, आप लगातार कुछ कह रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। राम कृपाल जी की बात पूरी होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं, फिर जावेद गफ्फारी में आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को JF-17 के नाम पर चूना लगाया, ये बड़ी खबर आ रही है। चीन ने JF-17 को सोना बताकर पाकिस्तान को बेचा कूड़ा।
लो मेंटेनेंस के चक्कर में पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है चीनी JF-17। चीन ने लो मेंटेनेंस बताकर दिया था JF-17 और JF-17 के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में पाकिस्तान को कई गुना खर्च उठाना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। जंग की तैयारी में पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा चोलिस्तान में जंगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बाजवा ने जायजा लिया है। इमरान के विश्वास मत के दौरान सरहद पर मौजूद थे कमर जावेद बाजवा, तो वो जंग की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान विश्वास मत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और वो खतरा जो अभी इमरान खान के सर से पूरी तरह से टला नहीं है। तो देखना बाकी है कि इमरान खान कितने दिन तक अपनी सरकार को बचा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी चर्चा में फुल हैंड पैनल में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।